हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका मैथ एकेडमी में स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि हर बार की तरह हम इस बार भी भाग 8 लेकर आए। इससे पहले भाग 7 हो चुके हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी यहाँ पर कराने वाले हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें गणित के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को यहाँ पे रखा गया है, जिसमें हम सीरीज चला रहे हैं ऑल इन वन। मतलब इसका ये कि इसमें सारे क्वेश्चनों को लिया गया है, जितने भी हमारा सिलेबस है जवाहर नवोदय विद्यालय का, उन सभी का जितना भी क्वेश्चन आते हैं, जिन जिन चैप्टरों से आते हैं, उन सारे चैप्टरों के सवाल हम यहाँ पे कराने वाले हैं। एक तरह से देखा जाए तो एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं। तो काफी इम्पोर्टेंट है ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो इस समय जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं भाग 8 को, जहां पर हम कुछ क्वेश्चनों को करा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन को करने वाले हैं 86। आपके सामने 86 नंबर का आपको क्वेश्चन दिख रहा है। इससे पहले हम करा चुके हैं। तो जिन लोगों ने हमारे इससे पहले वाले क्वेश्चन को नहीं देखा है उसको जरूर देख ले। देखें, मोहन ने एक बैल 480 रुपए में खरीदा। वह उसे कितने में बेचे कि 12% का लाभ हो जाए। तो यहाँ पर खरीदा, यहाँ पर खरीदने वाले को हम क्या कहते हैं, जितने में खरीदा उसे हम क्या कहते हैं, ये खरीदा यहाँ पर, तो इससे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ये किसकी कॉस्ट प्राइस है? बैले की। यानी बैल को जितने रुपया में खरीदा वह उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर हम इस बैल को 480 रुपये से ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, और इससे कम में बेचेंगे तो हानि होगी। तो यहाँ पे 12% का लाभ होगा। इसका मतलब इस बैल को 480 से ज्यादा में बेचा है, तो वह कितने में बेचा है। तो ध्यान रखना कि हमने आपको कई बार बताया है, फिर से बता दें कि सेलिंग प्राइस होती है उस पर दो चीजें होती है, एक तो लाभ होता है या फिर हानि होती है। जब लाभ होता है तो जो हमारा जो कॉस्ट प्राइस होता है वो कितना होता है? 100% होता है। कितना होता है कॉस्ट प्राइस? 100% होता है। जब इस पर लाभ होता है तो कॉस्ट प्राइस का क्या करते हैं? 100 से अधिक निकालते हैं। तो ये क्या बन जाता है? हमारा सेलिंग प्राइस बन जाता है। क्या बताया हमने कि जब लाभ होता है तो 100 से ज्यादा निकालते हैं। किसका निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस का। ये बात समझ में आ गई है। अब अगर हानि होती, इस कंडीशन में अगर हानि होती तो क्या होता? तो देखिए, अगर उस व्यक्ति को हानि हो जाती तो यहाँ पर सिंपल सा है, कॉस्ट प्राइस पर ही निकालते हैं। पर कॉस्ट प्राइस का क्या करते हैं हम? 100 से कम निकालते हैं। 100 से कम। कम और ज्यादा का मतलब क्या है कि 100 से ज्यादा यानी जितना परसेंट का लाभ हुआ है उतना ही हम 100 में जोड़ के इसका निकाल लेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का निकालेंगे। जहां पर 12% का लाभ होगा इसका मतलब होगा सेलिंग प्राइस हमारी जो हो गई है। कॉस्ट प्राइस कितनी है बेला की? 480 रुपया का माने गुणा लाभ यानी 100 से ज्यादा। कितना का लाभ होगा? 12% का लाभ हुआ है, यानी 12% हमारे 100 में जुड़ जाएगा तो 112% में निकालने को कहा है। ठीक है, 112% निकालना है। इसका मतलब होगा कि 480 112% का चिन्ह हटा तो नीचे 100। इससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब इसका क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 से भाग देंगे तो एक स्थान पर दशमलव आ जाएगा। तो हमने क्या कर दिया कि 48 को गुणा किससे किया है? 112 से। दो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 9, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 12 5। ठीक, इस तरह से हमने जब मल्टीप्लाई करा तो हमारे सामने
वैल्यू निकल के इतनी आई। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया हुआ है 5376 और इसमें हमें 10 से भाग देना है। जब हम इसमें 10 से भाग देंगे तो एक स्थान बाद दशमलव आ जाएगा। तो इस तरह से हमने आंसर निकाला। कौन सा आंसर आ गया? तीसरा आंसर एकदम सही होगा 537.60। अब इसके पीछे जीरो आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, इस जीरो का कोई महत्व है नहीं यहाँ पर। तो सही आंसर कौन सा हो गया हमारा? तीसरा आंसर एकदम सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। और अगर आपको क्वेश्चनों का पैटर्न समझ में आ जाता है तो आप लाभ हानि का एक भी क्वेश्चन मिस करके नहीं आओगे। जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है कि लाभ है तो 100 से ज्यादा निकालना है कॉस्ट प्राइस का, हानि है तो 100 से कम निकालना है। इस कॉन्सेप्ट को लेके आप सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। 87 क्वेश्चन है। 5, 3 और 7 अंकों से बनी बड़ी से बड़ी तथा एवं छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? हमारे सामने 3 अंक दे रखे 5, 3 और 7। इनकी अंकों का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बना देना है। तो हमारे सामने कौन कौन से अंक दे रखे? 5, 3 और 7 ये अंक दे रखे। इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? तो बड़ा बनाने के लिए हमें बड़ा अंक पहले लेते हैं। ठीक है, अगर बड़ी बनाना है तो बड़ा अंक पहले, उसके बाद छोटा, उससे भी छोटा, ये सबसे बड़ी संख्या इससे बन जाएगी। छोटी बनाना है तो छोटा अंक पहले लिखेंगे। तो छोटा अंक हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे। तो ये किस तरह से आ जाएगा हमारा? इस तरह से। ये सबसे छोटी, इससे छोटी हम इन अंकों के प्रयोग से नहीं बना सकते, इससे छोटी संख्या नहीं बना सकते इन अंकों के प्रयोग से। तो जब भी हमें छोटी संख्या की बात करते हैं तो छोटे अंक से शुरू करते हैं और बढ़ते क्रम में अंकों को लिख देते हैं। जब बड़ी की बात करते हैं तो बड़ा अंक लिखते हैं और फिर अंकों का घटता क्रम लिख देते हैं। तो दोनों चीजें ही क्लियर है। अब इन्होंने बोला है कि इनका अंतर निकालिए, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर। तो अंतर निकालेंगे तो देखिए 13 में से 6 जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पर एक हासिल लग जाएगा। तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, फिर से एक हासिल लगेगा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आ गया वो हमारा कुछ चौथा आंसर से मैच कर रहा है। तो इसके लिए इसका आंसर कौन सा होगा? चौथा आंसर एकदम सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसी सीरीज में। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी सवाल। यहाँ पर देखिए 88 क्वेश्चन है। 4 कुर्सियों का मूल्य 3 मेजों के मूल्य के बराबर है और एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि एक कुर्सी का मूल्य 36 रुपया है। तो स्पष्ट है, उन्होंने लिखा है यहाँ पे कि 4 कुर्सियां जो है वो 3 मेजों के मूल्य के बराबर है। जितने में आप 4 कुर्सी ले रहे थे उतने में आपकी 3 मेज ही आ सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि कुर्सी सस्ती है और मेज महंगी है, क्योंकि जहां 4 कुर्सियां आ रही थी उतने में तो 3 ही कुर्सियां आ पा रही। लेकिन अगर आप 4 कुर्सियां लेते हो उसकी जगह पे आप 3 मेजें ले सकते, दोनों का मूल्य बराबर है। अब उन्होंने बोला है कि हमें एक मेज का मूल्य ज्ञात करना है। किसका निकालना है? एक का निकालना है। तो यहाँ पर 3 मेज बराबर 4 कुर्सी है। तो एक मेज बराबर क्या होगा? एक मेज बराबर इस 3 को इधर भेज देंगे तो 4/3 कुर्सी। अब एक कुर्सी की कीमत यहाँ पर दिखाई गई। देखिए ये 3 इधर आ गया तो हमारे पास कितना बचा? एक मेज बचा। अब 3 इधर आ गया, यहाँ पर कुर्सी, इस कुर्सी और संख्या के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह। ठीक है, इसी तरह से 3 और इसके बीच में भी मल्टीप्लाई का चिन्ह
लेंगे। तो गुणा वाली संख्या बराबर किस तरह भाग में आ गई। अब एक कुर्सी का मूल्य यहाँ पर दर्शाया गया है कि एक कुर्सी का मूल्य कितना दे रखा है, 36 रुपया दे रखा है। तो यहाँ पर हम कुर्सी की जगह पे उसका मूल्य लिख देंगे 36। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक कुर्सी का मूल्य निकल आएगा। देखिए जैसे हमने इसको कट किया तो 12 बार कट गया। इस तरह से हमें पता चला कि एक कुर्सी, एक मेज जो है वो 48 रुपया की आती है, 12 चौके 48। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला आंसर एकदम सही होगा। समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपको मैं बताया है कि एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ मॉडरेट आते हैं और कुछ ऐसे आते हैं जो कि आपसे बनने वालों में नहीं होते हैं। एक आध क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए जब एग्जाम में कठिन हो, क्योंकि समय सीमित होता है। तो ये क्वेश्चन एकदम सरल है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, संख्या पद्धति से लिया गया। संख्याओं 1, 0, 3, 4 और 5 से बनी सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। अभी हमने बताया था कि छोटी या बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अंकों का क्रम पर ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर आपके सामने जो अंक है वो क्या है, 1, 0, 3, 4 और 5, ये आपके सामने अंक दे रखे हैं। अब इनसे बनाने सबसे छोटी, पर यहाँ ध्यान रखें सबसे छोटी विषम संख्या की बात करें तो पहले तो हम सबसे छोटी बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारी जो संख्या बनी है वो सम बनी है कि विषम बनी है। तो छोटी के लिए हमने क्या बताया था कि छोटी के लिए हमें छोटे अंक से शुरू करना होता है। अब इसमें सबसे छोटा अंक तो 0 है। क्या है, सबसे छोटा अंक तो 0 है। क्या हम इसको 0 से शुरू कर सकते हैं, तो कभी भी 0 से शुरू नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कि इनसे सबसे छोटी संख्या बनाने अगर हमने 0 से स्टार्ट कर दिया तो ये 0 इस नंबर से बाहर हो जाएगा। जैसे देखिए 0 से अगर स्टार्ट कर देंगे क्योंकि सबसे छोटा अंक 0, फिर 1, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 है। तो यहाँ पर जो है ना, इन अंकों का प्रयोग किया हमने और इस अंक संख्या को बनाया। तो इसमें इस अंक में से ये 0 हट गया। तो जब भी बीच में 0 होता है, अंकों में 0 लिया होता है, तो हम उससे 0 से शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि उस 0 को फिर इसका मतलब लिया ही नहीं आपने। तो फिर क्या करेंगे, हम इसका हेरा फेरी कर लेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और 0 को इसके सपोर्ट में लगा देंगे। ठीक है, अब देखें हम इसको, क्या ये हमने जो बनाई है सबसे छोटी संख्या वो क्या सम है कि विषम है। तो हमने जैसे ही बनाई तो हमारे सामने विषम संख्या ही बन के निकल के आई। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पहला आंसर एकदम सही होगा। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने इसको बनाया और बनाने के बाद जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमने इस तरह से नंबर बन के आ जाता, हमारे सामने सब कुछ वैसा ही था, पर यहाँ पर किस तरह से बन के आ जाता, ऐसा बन के आ जाता। तो विषम बनाने के लिए हम पीछे से क्रम में देखेंगे और जो विषम अंक मिलेगा उसको उठा के पीछे रख देंगे, तभी जाके विषम संख्या बनेगी, अन्यथा नहीं बन पाएगी। अभी तो फिलहाल हमने सबसे छोटी संख्या बनाई और हमारा आंसर भी निकल के आया और देखा तो विषम संख्या ही बन के आई थी। सही आंसर पहला हो गया। इन चीजों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये चीजें जो होती है कभी कभी सरल क्वेश्चन पर हमारे सरल क्वेश्चन भी हमसे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका वैसा ही आंसर दिया करो, ना तो आपसे क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, सरल क्वेश्चन चला जाएगा ये और नंबर भी चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर स्टार के किस मान के लिए, अगला क्वेश्चन है 90, स्टार के किस मान के लिए ये जो संख्या दे रखी है वो 3 से पूरी तरह से विभाजित है। तो देखो हमने पहले भी आपको बताया है कि जब हम क्वेश्चन कराते हैं तो जब मिक्स क्वेश्चन करा रहे हैं, सारे चैप्टरों से क्वेश्चन करा रहे हैं, इसका मतलब क्वेश्चन फिर से रिपीट होने वाला है, जो हम इस पैटर्न के क्वेश्चन हम करा चुके हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को करना काफी आसान होगा, जिन लोगों ने पुराने वीडियो को देखा है उनके लिए ये क्वेश्चन काफी इजी होगा। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले थे, इसमें ये बोला है कि ये जो संख्या है
ये 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो हमें स्टार की जगह पे क्या रखना है। तो 3 के विभाजन का रूल, 3 के विभाजन का रूल क्या बताया था हमने कि इनके अंकों को, जो अंक दे रखे, इन अंकों को जोड़ के, इन अंकों को जोड़ के 3 का भाग देते हैं, और 3 का भाग चला जाए तो हमारे क्या आ जाएगा, इस संख्या में भाग चला जाएगा। तो हमारे सामने हमने क्या कहा था आपको कि इन अंकों को क्या करना है, जोड़ना है। इन अंकों को जोड़ना है। अब ये तो स्टार है, ये क्या है, स्टार है, तो इसको कैसे जोड़े, समस्या ये है। तो जिस संख्या को हमें स्टार बना के दिखाया है, जिस संख्या को स्टार बना के दिखाया है, उस संख्या को भी जोड़ेंगे। उसे कुछ ना कुछ तो संख्या ली होगी ना उन्होंने, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, जोड़ में ही रखेंगे। तो 3 का नियम क्या कहता है कि इनके अंकों को जोड़ लीजिए, स्टार को भी स्टार में जोड़ लीजिए, चाहे इसको एक्स मान लीजिए। क्या मान लें, इस स्टार की जगह पे एक्स ले लेते हैं, और 8 प्लस 9 प्लस 0। जैसे ही हमने इनको जोड़ा, तो हमने जोड़ने से पता चला कि देखिए ये 11 हो गया, 11 और ये 20, 28 हो गया। कितना हो गया, 28 हो गया। 0 जोड़ने से कुछ होगा नहीं, तो अंक तो जुड़ेगा। ये जो संख्या है, जो अंक दे रखे थे, वो जुड़ के कितने हो गए, 28 हो गए। अब इसमें x अकेला बचा है, अब इसमें क्या रख दे कि 3 का भाग चला जाए। इस x की यहाँ पे क्या रख दे कि 3 का भाग चला जाए, क्योंकि देखिए 28 तो 3 के पहाड़े में आता नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बारी बारी से ऑप्शन देखना पड़ेंगे। 1 रखते हैं तो ये 29 हो जाएगा, तो भी भाग नहीं जाएगा। 2 3 रखते हैं तो 31 हो जाएगा, तो भी भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 जैसे ही रखेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और फिर क्या होगा, 30 में भाग चला जाएगा 3 का। तो ये नियम हम बता चुके, ये नियम किताब में लिखा है। लेकिन हमने इसके साथ एक नियम और जोड़ दिया था कि आपको इससे जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, 3 का नियम लगा रहे हैं, जिन जिन अंकों में 3 का भाग जा रहा है, उन अंकों को इसमें से हटा दीजिए। जैसे देखिए 3 का भाग इस 9 में जा रहा है, तो इस अंक को काट दिया। 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो इस अंक को भी हमने काट दिया। ठीक है, 0 तो अपने आप कट गया, क्योंकि अंकों को 0 जोड़ेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपके सामने सिर्फ 2 ही अंक बचे हैं और एक स्टार बचा, तो इनको जैसे ही जोड़ा तो ये कितना हो गया, 8 5 13 हो जाता है। 13 में क्या जोड़ दें कि भाग चला जाए 3 का, तो स्टार की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसमें भाग चला जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जब किसी संख्या में 3 का भाग जाता है, तो उस संख्या में जितने भी अंक 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 का भाग जा रहा है जिन अंकों में, या जिन अंकों को जोड़कर 3 बन जाता है, 3 का भाग वाली संख्या बन जाती है, तो उन अंकों को भी मिला के काट देंगे। देखिए कैसे, जैसे देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें, कि ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि 3 का नियम काफी इजी होता है। जैसे हमने एक संख्या रैंडमली ले ली, ये नंबर हमने लिया है, हमने बोला कि इसमें 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये आपको बताना है। अभी अगर नहीं जा रहा है तो हम इसमें कोई एक संख्या ले लेंगे, स्टार ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। पहले तो ये देख लें कि इस संख्या में 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हमने क्या बताया था शुरू में कि जिन जिन अंकों में 3 का भाग जा रहा है, उन अंकों को हम पहले काट देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 में तो 3 का भाग चला जाएगा, 6 में भी चला जाएगा, इसमें भी, ये सब अंक हमने काट दिए। बाकी के अंकों के जोड़े बनाएंगे और उनको जोड़ेंगे। जैसे देखिए 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है। तो इस जोड़े को जैसे ही जोड़ा तो 9 हो गया, और 9 में 3 का भाग चला जाए तो ये जोड़ा भी कट जाता है। अब देखिए हमारे सामने ये रहा 7 और 4 11, 11 और 1 12, 3 अंकों को जोड़ने से हमारा एक संख्या बन गई 12। तो 12 में तो 3 का भाग चला जाता है, यानी हमने इसमें देखा कि ये संख्या में, पूरे संख्या में 3 का भाग 4 है। जब हम इसमें भाग देंगे 3 का तो चला जाएगा। अब अगर भाग जा रहा है, उसके बाद भी इन लोगों ने तुमसे पूछा,
इसके बाद भी तुमसे पूछ लिया कि बताइए इस स्टार की जगह पे क्या रखे कि इसमें 3 का भाग चला जाए। इतनी बड़ी संख्या है। अब इन्होंने देखिए ये जो संख्या दे रखी है, इस संख्या में पूरे में भाग जा रहा था, इस स्टार की जगह पे क्या रख दे कि 3 का भाग चला जाए, तो इस समय हमें क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा कि 0 रख दीजिए, क्योंकि पहले ही भाग जा रहा है तो हम इस संख्या की जगह पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं आपके एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके सिलेबस से है तो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके सिलेबस से है तो वो क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, और उसकी संभावना ये होती है कि इस क्वेश्चन को हमें बनना चाहिए, मतलब बनना तो चाहिए, अगर सिलेबस का है तो बन जाना चाहिए। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 90 के बाद, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, काफी बड़ा सा दिख रहा है क्वेश्चन, फिर भी पढ़ेंगे हम इसको। ठीक है, यात्रा के प्रारंभ में कार की मीटर रीडिंग किस पर अटकी हुई थी। जब तुमने यात्रा शुरू करी, यात्रा बोले तो अपनी गाड़ी से कहीं पे जाने वाले थे, और उसकी जो रीडिंग थी, रीडिंग हम जिसे बोलते 6, 7, 8.3 पर थी। ठीक है, यात्रा के अंत में कार की मीटर रीडिंग कितनी हो गई, यहाँ थी पहले जब तुमने देखा शुरू में कि हमारी गाड़ी इतनी चल चुकी थी, मतलब इतनी है अभी प्रेजेंट में। अब आपने यहाँ से गाड़ी शुरू किया, तो जब आप अपने स्थान पर पहुंच गए जहां पर जाना था, तो रीडिंग देखी तो कितनी हो गई, 913.5 किलोमीटर दिखा रही थी। तो कार द्वारा यात्रा के दौरान चली गई दूरी क्या होगी, एकदम इजी है। कार द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, ये पूछा है। तो मुझे एक चीज बता दीजिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ये क्वेश्चन एकदम इजी है। जैसे कि देखिए कि जब आप घर से निकले तो आपकी गाड़ी मान लो 10 रीडिंग बता रही थी, उसमें एक मीटर लगा होता है, 10 किलोमीटर बता रही थी, और आप जब जहां जाना था आपको, वहां पर जाने के बाद आपने देखा कि रीडिंग 30 हो गई है, तो इसका मतलब 10 से 30 हो गई है, तो आपने कितनी यात्रा तय करी है, 20 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली है, क्योंकि जो थी वहां से आगे चली। अगर हम 1 किलोमीटर जाते तो ये रीडिंग कितनी हो जाती, 11 हो जाती, 2 जाते तो ये 12 हो जाती, और 20 चले गए तो 10 की कितनी हो गई, 30 हो गई। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने जो दे रखा है, वो सिर्फ घटाने भर से आंसर आ जाएगा। इतनी थी, इतनी हो गई, तो ये बीच की दूरी जो निकालना है वो क्या करेंगे, हम इन दोनों को माइनस करेंगे। 6, 7, 8.3 को हम इसमें से माइनस कर देंगे, 2 आ गया, 13 में से 8 गया, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, एक हासिल लग गया तो 8 हो गया, 8 और 3 होता है 11, 3 बचा, फिर से एक हासिल लग गया यहाँ पर 7 हो गया, 7 और 2 9 होता है। तो इस तरह से हमारी जो यात्रा जो तय करी है, वो कितनी दूरी तय करी है यात्रा में, 235.2 किलोमीटर, 235.2 किलोमीटर। आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला आंसर एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 92, ये रहा प्रश्न क्रमांक 92। अब आपके सामने है तो इसको पढ़ लेते हैं और सॉल्व करते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, जो हम हर बार कहते हैं कि जब भी आप वीडियो देख रहे हो प्रेजेंट में, जब भी आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो या इससे पहले देख लिया हो, तो पहले आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लिया करो। उसके बाद आपको क्या करना है, एनालिसिस को देख लेना है कि हमने जो किया है वो आंसर तो सही आ गया, पर हम आंसर कैसे निकाले हैं, क्या ये सही है। तो आपको क्या करना, हर एक क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, उसके बाद ही आपको एनालिसिस को देखना है, तो आपका रिजल्ट काफी अच्छा सुधार होगा, क्योंकि जब खुद से प्रयास करते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट बनता है।
तो यहाँ पर आपके सामने ये दे रखा है 4.4% किसके तुल्य है, किसके बराबर है, ये आंसर आपको निकालना है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए 4.4% है। तो हमने एक चीज बार बार बताया है, फिर से बताएंगे, जब भी आएगा तब बताएंगे, क्योंकि बार बार बताने से, बार बार सुनने से आपकी वो चीज और अच्छी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर जब कभी भी प्रतिशत का चिन्ह हटाना है, जब कभी भी आपको क्या करना है, प्रतिशत का चिन्ह हटाना है, तो 100 का भाग देते हैं। क्या करने वाली बात है कि प्रतिशत का चिन्ह हटाना है, तो हम क्या करते हैं, उस संख्या में 100 का भाग देते हैं। बात समझ में आ गई। अगर प्रतिशत का चिन्ह लगाना पड़ जाए, प्रतिशत का चिन्ह लगाना हो, तो हम क्या करते हैं, उस संख्या में 100 का गुणा कर देते हैं। ये दो चीजें आपको नॉर्मल पता होना चाहिए। हटाना है तो 100 का भाग, लगाना है तो 100 का गुणा। ठीक है। तो जैसे भी आपको अगर याद नहीं रहा तो इस तरह से समझ लीजिए, जब हम किसी चीज में से कुछ चीज हटाते हैं तो वो क्या होता है, कम हो जाती है। और कम तो तभी होगी जब उसमें भाग दिया जाएगा, जब उसको बांटा जाएगा। और जब किसी चीज को बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, लगाना है, मतलब उसमें क्या लगाना, प्रतिशत का चिन्ह लगाना है। तो किसी चीज में कोई चीज मतलब क्या करते, बढ़ाना होती है, तो हम उसको क्या करते, गुणा कर देते, तो गुणा से तेजी से बढ़ती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको भी तो मैं इस तरह से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रतिशत का चिन्ह हटाना है, हटाना है इसका मतलब हमें क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो 100 का भाग लगा दिया। अब अगर हम इस दशमलव को भी हटाना चाहें तो हटाने की बात है, तो नीचे ही संख्या आएगी, तो ये कितना आ जाएगा, 10 आएगा। क्योंकि एक स्थान पीछे दशमलव है तो 10 आएगा, 2 स्थान पीछे दशमलव है तो 100 आएगा, 3 स्थान पीछे दशमलव है तो 1000 आएगा। अब ये 1000 100 क्या है, जैसे हमने बोला था कि अगर मान लो हमें इस संख्या का दशमलव हटाना है, तो ये कितना आएगा, 100 आएगा, क्योंकि 2 स्थान पीछे दशमलव। तो जितने स्थान पीछे दशमलव होता है उतने ही जीरो आते हैं एक के पीछे। ठीक है, तो ध्यान रखें, क्योंकि एक के पीछे ही आएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, एक स्थान पीछे दशमलव था, तो दशमलव काटा तो एक जीरो ही आएगा, किसके पीछे, एक के पीछे। तो ये दशमलव तो हट गया, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना निकाला, 44/1000। किसी भी संख्या में 10 का गुणा करते हैं तो जीरो बढ़ जाता है। तो 2 जीरो थे तो कितने, 3 जीरो हो गए। तो सही आंसर कौन सा हो गया, दूसरा वाला एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। यदि तीन संख्याओं का गुणनफल, यदि तीन संख्याओं का गुणनफल 7980 है, ठीक है, तीन संख्याओं का गुणा करते हैं तो इतना आता है, इनमें से दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, 228 है, तो तीसरी संख्या कितनी होगी। तो इन्होंने ये बोला है कि अभी तो पता नहीं, एक भी संख्या पता नहीं है, एक भी संख्या पता नहीं है। तो सपोज मान लेते हैं एक संख्या ए है, दूसरी बी है, वो तीसरी सी है। उन्होंने बोला कि तीनों संख्या को गुणा कर दिया जाए, तो इसका उत्तर जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 7980 मिल रहा है। पर इन्होंने दूसरी शर्त, दूसरी लाइन में ये भी कहा है कि जिनमें जिनमें दो संख्याओं का गुणनफल, जिनमें दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, 228 दे रखा है। तो इनमें दो संख्या हमारी ये है, दो संख्या ये है, इन दोनों का गुणा कितना दे रखा है, 228 दे रखा है, और तीसरी संख्या हमारी जो सी है उसे निकालने को कहा है। तो इन दो संख्याओं की जगह पे हमारा इनका गुणा करने पर कितना आ रहा था, 228 आ रहा था। तो इन दोनों का गुणा हमने 228 लिख दिया, जो कि किसके बराबर था, ये संख्या
गुणा वाली संख्या उस तरफ जाएगी तो काय में जाएगी, भाग में जाएगी। इसे काटेंगे, ठीक है। काटने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। पहले तो हम छोटा कर लेते हैं इसमें, जैसे इसमें 4 का भाग जा रहा है तो इसमें भी 4 का भाग जा रहा है। दोनों संख्या में 4 का भाग जा रहा है तो 4 का भाग दे लेते हैं। 4 पंचे 20, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28। जब हमने 4 से भाग दिया इसमें हमने क्या किया, 4 का भाग दिया और इसमें भी 4 का भाग देना है। जब हमने 4 का भाग दिया तो ये आ गया। 4 का भाग इसमें देते हैं तो 4 एकम 4, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। 4 एकम 4, 7 में से 4 घटा तो 3 बचा, तो हो जाएगा 39। 4 नेम 36 से कितना बचेगा, 3 फिर बच रहा है और 4 नेम 36, 2 बच रहा है, 4 पंचे 20। हमारे सामने ये संख्या आ चुकी है कटने के बाद, 4 का भाग देने के बाद। अब इसके बाद हमारे सामने 1995/57 इसमें भी भाग जा रहा है। इसे और छोटा कर लेते हैं। इसमें देखिए 3 का भाग जा रहा है और इसमें भी 3 का भाग जा रहा है। अब 3 का भाग पता कैसे चला कि 3 का भाग जा रहा है, तो अभी जो नियम था हमने इनको अंकों को मन में जोड़ लिया, इनको अंकों को जोड़ लिया तो 24 आ रहा है। 9 18, 18 और 6 24, यानी 3 का भाग तो चला जाएगा। इसमें भी जोड़ लिया, 12 हो रहा था तो 3 का भाग इसमें भी जा रहा है। अब इसको जैसे 3 से हम इसको काटेंगे तो 3 6 18, 1 बचेगा तो 9 उतारेगा तो 19 हो जाएगा। फिर 3 6 18, फिर से 1 बचा तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। 3 5 15, तो हमने देखा 3 से काटा तो इतना आ गया। 3 से इसे काटेंगे तो 3 एकम 3, 2 बचा, 3 नम 27। अब 19 बचा है तो हम इस संख्या में 19 का भाग देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो संख्या हमारे सामने जो है वो कितना है, 665, 19 3 57, 9 बचेगा, 5 उतारेंगे, 19 पना 95। तो इस तरह से हम सही आंसर इसका 19 पना 95 होता है। 9 लिख दिया, 19 पना 95। तो हमारे सामने जो आंसर निकल का है वो 35 निकल के आया, जो कि सही आंसर कौन सा होगा, चौथा आंसर एकदम सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। किसी संख्या का 1/5 भाग, किसी संख्या का 1/5 भाग एवं 1/6 भाग का अंतर 2 है तो संख्या क्या होगी। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है। एक संख्या है जिसका अगर हम 1/5 भाग लेते हैं और उसी का 1/7 भाग लेते हैं और घटाने के बाद कितना आंसर आता है, 2 आता है। तो एक संख्या ले लेते हैं, इस संख्या को हमने नाम दे दिया x। एक संख्या x है, x का कितना है, 1/5 है। x का 1/5 एवं उसी का 1/6, एवं लिखा है किसी संख्या का 1/5 एवं 1/6 भाग का अंतर जो है वो कितना है, 2 है। एक संख्या का 1/5 और 1/6 भाग का जो अंतर है वो कितना है, 2 है। ये सवाल दे रखा है। का मतलब होता है गुणा, और x का गुणा किससे होगा, इस 1 से हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो x का गुणा किससे होगा, 1 से होगा ऊपर, तो x बटे कितना हो जाएगा, ये 5 है। और इस तरह से इस x का गुणा इस 1 से होगा तो कितना हो जाएगा, x/6 बराबर कितना है, 2। कैची गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो 6 एकम 6, साथ में x है, इसका इससे गुणा कर दिया, इसी तरह से इसका इससे गुणा कर दिया तो कितना का 5x। कैची गुणा में क्या है, इनका भी आपस में गुणा करना होता है। तो इसका इससे हो गया 6x, इसका इससे हो गया तो 5x, इसका इससे हो गया तो 6 पंचे 30 है, बराबर कितना है, 2। 6x में से 5x घटेगा
तो एक x बचेगा और ये संख्या भाग वाली संख्या कहाँ जाएगी, गुणा में जाएगी, क्योंकि जब कोई संख्या भाग में होती है तो बराबर के उस तरफ जाती है, तो गुणा में जाती है। ये नियम भी हम बता चुके हैं। भाग वाली संख्या कहाँ जाती है, गुणा में जाती है। तो ये बटे यानी भागी बोलते हैं इसको, ये उस तरफ चली गई, 2 गुणा कितना हो गया 30। तो सही आंसर हमारा जो आ गया वो कितना होगा 60 है। तो वो संख्या जो थी वो कितनी थी, 60 थी। वो संख्या का आंसर जो है दूसरा रहा। ठीक है, तो इस आंसर आ गया इसका दूसरा। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। भिन्न का सवाल है, भिन्नों का सवाल है, संख्या पद्धति में भी बोल सकते हैं, संख्या पद्धति। ठीक है, एक संख्या पता नहीं थी, उसका 1/5 और उसी का 1/6 का अंतर जो था 2 था, तो इस संख्या का 1/5 बोले तो x का 1/5, x का 1/6 दोनों को घटाया तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखिए कभी कभी क्या होता है, आप लोग क्वेश्चन को देख कर डर जाते हैं, आप लोग क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं और क्वेश्चन जो कि काफी इजी होता है। जैसे अभी जो कार रीडिंग वाला था काफी इजी था, बेसिक क्वेश्चन था, आप पढ़ के ही समझ सकते थे। इसी तरह से ये क्वेश्चन देखिए काफी बड़ा सा दिख रहा है, पर हो सकता है ये क्वेश्चन काफी आसान भी। किसी यात्रा को शुरू करते समय चाल को वास्तविक चाल का 5/6 गुना कर दिया जाता है। चाल कितनी रही है उस चाल को बदल दिया गया है। जैसी जो भी चाल रही है, चाल को बदला, चाल को क्या कर दिया, पहली चाल का कितना कर दिया, वास्तविक चाल का 5/6 गुना कर दिया। चाल के साथ छेड़छाड़ी करिए, अगर चाल के साथ छेड़छाड़ी करी तो समय अपने आप बदल जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला किसी यात्रा को शुरू करते समय चाल को वास्तविक चाल का 5/6 गुना कर दिया। वास्तविक चाल जो भी रही होगी हमने 4 ही मान लिया, उसको कितना कर दिया उन्होंने, 5/6 गुना कर दिया। तो बताइए लगा समय वास्तविक समय का कितना गुना होगा। मतलब जो है, मान लो इस चाल को चलने में उसे मान लो 3 मिनट लग रहा था। अगर वो इतनी चाल से जाता है, अपनी नॉर्मल वास्तविक चाल से जा रहा था, तो उस मान लो 3 मिनट लग रहा था। लेकिन उसने क्या कर दिया, छेड़छाड़ी कर दिया, चाल को क्या कर दिया, 5/6 गुना कर दिया। जब हम चाल को, यहाँ पे चाल को बदलते हैं तो समय भी बदलेगा। तो समय जो होता है, समय चाल का कितना गुना हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, समय के साथ क्या परिवर्तन होगा, तो ध्यान से देखोगी तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ध्यान देना, यही होता है कि नहीं। अगर हम चाल को पलटते हैं तो समय भी पलट जाएगा। दूरी निश्चित है, क्योंकि दूरी तो हमें इतना ही तय करना था। ये मान लो यहाँ से यहाँ तक दूरी जाना था और इस दूरी को तय करना था तुमको। पहले आप धीरे धीरे जा रहे थे, जिस चाल से आए थे उससे, लेकिन चाल आपने घटा या बढ़ा दी तो समय के साथ भी परिवर्तन होगा। समय जस्ट उल्टा है, चाल यहाँ पे, समय यहाँ पर है। समय चाल का उल्टा है कि अगर चाल बढ़ाएंगे तो समय जस्ट घटेगा। इतनी मान लो 20 किलोमीटर की दूरी है, 20 किलोमीटर की दूरी है। अगर आप 20 की चाल से जाते हो, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हैं, तो आपको कितना समय लगेगा, 1 घंटा। 20 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आप चल रहे हैं, 1 घंटा में 20 किलोमीटर जाए तो ये दूरी पूरी 1 घंटा में तय कर लेंगे। अब अगर हम इस चाल के साथ चल रहे हैं, अभी अगर हम मान लें 20 की चाल से 1 घंटा लग रहा था, अगर हम चाल को क्या कर दे, 40 कर दे, क्या कर दे, या 40 ना करके मान लो हमने 10 कर दिया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, तो हमें समय कितना लगा, 2 घंटा, क्योंकि 20 की दूरी 10 की स्पीड से जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखा कि हमने चाल को घटा दिया तो समय क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पर भी यही बोला कि अगर चाल के साथ छेड़छाड़ी करेंगे तो समय के साथ जस्ट उल्टा होने वाला है। तो यहाँ पर जो चाल थी, वास्तविक समय ये था, यहाँ पे चाल को बदल दिया तो ये चाल का जो था, चाल का कितना गुना किया, 5/6 गुना किया, तो समय का कितना गुना हो जाएगा, 6/5 गुना हो जाएगा। तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है
कि अगर चाल को साथ छेड़छाड़ करते तो समय के जस्ट उल्टा फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर इससे गुणा किया तो हमें इस संख्या में, यहाँ पर गुणा किया तो इसमें भाग देंगे तो संख्या पलट जाएगी। ठीक है, क्या चाहते हैं हम कि अगर हमने चाल के साथ गुणा किया है, क्या किया, चाल के साथ गुणा किया है, कितना 5/6 किया है, 5/6 किया था, चाल के साथ गुणा किया। तो जो समय के साथ है ना, जो टी था उसके साथ हम क्या गुणा नहीं करेंगे, जस्ट उल्टा हो जाएगा। गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग होता है। तो 5/6 गुना ना होके 5/6 में भाग हो जाएगा समय। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो समय निकल के आएगा टी, भाग को गुणा करते हैं तो संख्या पलट जाती है, तो 6/5 में भाग हो जाएगा। तो समय का कितना गुना हो जाएगा, 6/5। इस सवाल को हमने समय जरूर लिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट से होता है, एक पावर होता है आपके पास, कॉन्सेप्ट है तभी आप किसी को बता पाएंगे, तभी हम उसका सही से यूज कर पाएंगे, अन्यथा रटने से कुछ नहीं होगा, रटने से कुछ नहीं होता। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको समय लगता है तो लगने दो, लेकिन चीजें समझ में आ जानी चाहिए। तो हमने यहाँ इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन छोटा था, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अगर समय को हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, चाल को गुणा करते हैं तो समय में क्या करते हैं, भाग देते हैं। चाल में गुणा करते हैं, चाल में क्या किया, 5/6 गुना कर दिया तो समय में क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, क्योंकि हमने गुणा नहीं किया, इसमें भाग दिया था, भाग को गुणा किया तो ये पलट गई। समझ गए हो। और ये कॉन्सेप्ट हमने कई बार बताया कि एक संख्या को बढ़ता है, दूसरी संख्या घटती है, तो इधर गुणा करेंगे तो इधर क्या करेंगे, भाग करेंगे। कॉन्सेप्ट ये था, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 96। देखिए ये 96 क्वेश्चन नीचे लिखा है, सवाल यहाँ पे लिखा है, नंबर यहाँ पे लिखा है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। 96 क्वेश्चन है। अब देखिए थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, पर कोई बात नहीं, इसको लिख लेते हैं। इस सवाल को हल करके इनमें से आंसर ढूंढना है। तो 1/3 प्लस 7/9 भाग 7/10, 7/10 गुणा 1 सही 1/4। ये जो सवाल था ये वही सवाल है। क्या करना है, सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम कोष्टक हल करते हैं। बोर्ड मास का नियम बताया है आपको, बोर्ड मास में सबसे पहले कोष्टक को हल किया जाता है। तो यहाँ पर 1/3 अपनी जगह पर है, 7/9 अपनी जगह पर है, भाग का भाग रहेगा, और कोष्टक अभी पहले सही भिन्न बनाएंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। 4 एकम 4, 4 में 1 जुड़ गया तो 5, भिन्न को सही भिन्न बनाएंगे, देखिए सरल भिन्न बनाएंगे तो इसका इससे गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और 1 5 है, तो ये 5 कितना हो जाएगा 4, गुणा में कितना था 7/10। इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो इस ब्रैकेट का जो हल आ गया वो 7 एकम 7 और 2 चौके 8। तो इसका आंसर आ चुका है 1/3 प्लस 7/9, ब्रैकेट का जो आंसर आया था वो कितना 7/8 आया था। ऊपर का ऊपर गुणा होगा, नीचे का नीचे गुणा होगा। अब जब हमने बोर्ड मास को देखा BOD MAS, ब्रैकेट हल हो गया, का तो इसमें है नहीं तो हम क्या करेंगे, डिवाइड को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड को हल करेंगे, और डिवाइड को हल करने के लिए हमने क्या बताया था आपको, भाग को गुणा में चेंज करेंगे उसके बाद हल करेंगे। तो जब भाग को गुणा में चेंज करते तो ये संख्या गुणाटी खा जाती है। ठीक है, तो 1/3 प्लस 7/8, इसको गुणा किया, ये 7/9 था, 7/9, इसको जैसे पलटी मारा तो ये गुणा हो गया, क्योंकि गुणा हो गया तो ये पलटी मारेगा, तो इस तरह से तुम्हारा ये, इससे ये कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। तो जब हमने इसको देखा तो इसका आंसर तुम्हारे 1/3 का 1/3 है, और जो 7 एक बार कट गए ये भी एक बार, 8 एकम 8, नीचे कितना है 9, 9 एकम 9। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे या कैंची गुणा से कर लेंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 3 और 9 का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 9 ही आएगा।
3 के पहाड़े में 9 कितने बार में आएगा? 3 बार में। तो इस संख्या के साथ 3 का गुणा होगा। ठीक है, तो 3 एकम 3 और ये 9 एकम 9 तो 8 एकम 8। ये समझ में आता है। जब भी भिन्न के सवाल को हल करना होता है तो नीचे की संख्या एक जैसी होना जरूरी होता है, इसलिए हमें क्या लेना होता है? एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेने से पता चल जाता है कि हमें कितने का गुणा करना है किस संख्या में। तो ये 3 तो था, 3 को 9 बनाने के लिए 3 तिया 9, 3 का गुणा करना, तो नीचे गुणा किया तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये किया तो ये आ गया 7 और ये इनको जोड़ दिया, 8 और 3 कितना होता है? 11, 11/9। आंसर देखा तो 11/9 तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो हमने इसमें भाग दे दिया। 9 एकम 9, किसमें दिया भाग? 11 में 9 का भाग दिया, तो एक बार जाएगा, 2 बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे? 1 सही 2/9। तो हमारा सही जो आंसर आ गया वो कौन सा आ गया? दूसरा आंसर एकदम सही होगा। तो ये सरलीकरण का क्वेश्चन है। सरलीकरण में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और वहां पर ब्रैकेट वगैरह बोर्ड मास के नियम का पूरे सवाल का वहीं पर सीखते हैं, तो वहां से आप इन क्वेश्चनों को और अच्छे से कर सकते हो। 97 क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, जबकि वह 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर वह अपने गंतव्य स्थान पर 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो तय की गई दूरी कितनी होगी? देखिए ये क्वेश्चन काफी इजी है और अगर आपने समझ लिया तो काफी इजी है, वैसे तो ये कठिन है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक निश्चित दूरी है जिसे तुम्हें निकालना है। ये मान लो यहाँ से यहाँ तक तुमको जाना था। इस दूरी को आप अपनी मर्जी से मान लेते हैं, माना कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो x किलोमीटर है। कितना मान लिया? x किलोमीटर मान लिया। ठीक है, इस दूरी को जब उसने 15 की स्पीड से चला, कितनी स्पीड से चला? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला, तो वह देरी से पहुंचता है। कितना देर हो जाती है उसको? 5 मिनट देरी से पहुंचता है जब वह 15 से जाता है। 5 मिनट देरी से पहुंचा। ठीक है, मान लो तुम्हें स्कूल जाना था, तुम बड़ी मस्त चाल से जा रहे थे, साइकिल चला रहे हो किसी से भी, पर आप लेट हो गए, तो आप में क्या पड़े? डंडे पड़े। अगले दिन आप क्या किए? उसी दूरी को 21 किलोमीटर प्रति घंटे से चले और गंतव्य स्थान पर जहां पहुंचना था वहां 5 मिनट पहले पहुंच गए। ठीक है, जब आपने चाल को बढ़ाया तो हमने क्या बताया था? समय घटता है। चाल बढ़ा दिया तो अब देर की जगह पे आप 5 मिनट पहले पहुंच गए। कुल मिलाकर देखी जाए तो पहले और बाद में समय का जो अंतर आएगा वो क्या हो जाएगा? 10 मिनट का हो जाएगा। समय का अंतर कितना हो जाएगा? 10 मिनट का। यहाँ पे 5 मिनट बर्बाद किए, यहाँ पर भी 5 मिनट आपने बर्बाद ही की है। पहले पहुंच के क्या कर लिया? बर्बाद ही कर दिए। तो ये जो समय का जो अंतर आ गया वो कितना आ गया? 10 मिनट का आ गया। समय का अंतर बराबर 10 मिनट। ठीक है, यहाँ पर 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में यहाँ पे घंटे में था, तो समय को घंटे में बदलना है तो क्या करते हैं? हम इसमें 60 का भाग देते हैं। तो जब मिनट को घंटे में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 10 में किसका भाग लगा देंगे? 60 का। तो ये इतने घंटे का अंतर आ गया। अब समय जो होता है वो क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय जो होता है वो क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो हम उसी चीज को बोल रहे थे कि पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लिया कि जब 15 की स्पीड से गए तो देर हो गई, 21 की स्पीड से गए तो जल्दी पहुंच गए। दूरी तुम्हें निकालना है, तो दूरी हमने मान लिया। तो समय क्या होता है? समय होता है दूरी बटा चाल।
समय को याद रखो, समय का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटा चाल। तो समय तो हम निकाल ही लेंगे, दूरी हमें जिससे निकालना था वो x है, चाल जो थी हमारी 15 थी, दूरी बटे चाल आ गया समय। उसी तरह से उसी दूरी को, वही दूरी है, चाल कितनी हो गई 21 है, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, ये दे रखा है, इसलिए हमने समय का अंतर लिख दिया था। कितना मिनट का आ रहा था, 10 मिनट का आ रहा था, मिनट को घंटे में चेंज किया, फॉर्मूले में रखा, दूरी बटे चाल, यहाँ पर दूरी बटे चाल, यहाँ पर इन दोनों घटाया, तो ये तभी तो समय का अंतर आया। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 21 का इधर गुणा होगा तो 21x हो जाएगा, 15 का इससे गुणा होगा तो 15x हो जाएगा, और इन दोनों का भी गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 गुणा 21 हो जाएगा, बराबर में कितना 1/6 है। यहाँ पर हमने बोला था कि सामने की सामने संख्या काट देते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये वाली संख्या इसको काट रही है, 3 दूनी 6, 3 5 15, कट गई तो काट दिया। इनको सॉल्व करिए, 21 में से 15 घट रहा है, 21 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 21 में से 15 घट गया तो 6x बच गया, बटे में कितना है ये तो कट गया 5 हो गया, तो 5 गुणा कितना 21 बराबर 1/2। तुम चाहो तो इसे और काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, आंसर आने वाला है। तो तुम चाहो तो इसे काट सकते हैं या फिर इस संख्या को इधर भेज सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 7 21। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब जो हमारे सामने जो है वो यहाँ पर लिख लेते हैं, ऊपर बचा 2x है, और भाग वाली संख्या कहाँ जाती, गुणा में, 5 7 35 है, 5 7 35 जो है वो किससे गुणा होगी, इस संख्या से, 1/2 से किसका गुणा हो गया, 35 का गुणा हो गया। 5 7 35, 35 इस तरफ गया तो गुणा में जाएगा भाग वाली संख्या, और ये दो संख्या जो है वो इसके भाग में आएगी। गुणा वाली संख्या कहाँ आती है, भाग में आती है, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 35 से कम 35 है, ये दो संख्या थी वो इस 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 था, ये संख्या और आ गई तो 2 दूनी 4 हो गया। अब इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर भी आ जाएगा, 4 8 32, 4 8 32। यहाँ पे भाग देना आपको आना चाहिए, यहाँ पर हम 35 में भाग दे रहे हैं 4 का, तो 8 बार जाएगा तो 32 लिखा जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, 0 लेंगे तो दशमलव आया, 4 7 28, यहाँ पर 2 बच गया, 4 5 20। ठीक है, दशमलव है, सही आंसर कौन सा आ गया, 8.75 किलोमीटर, 8.75 किलोमीटर सही आंसर हो गया। तो यही आंसर तुम्हारा टिक हो जाएगा पहला। देखिए क्वेश्चन का आंसर निकालने में अगर तरीका आपको पता है तो आंसर आप निकाल लोगे, तरीका आपको पता है, क्वेश्चन का पैटर्न हमने बता दिया कि एक निश्चित दूरी थी, उस दूरी को पहले तुम किसी चाल से गए, देरी हो गई, फिर दूसरी चाल से गए तो जल्दी पहुंच गए, इन दोनों में समय का अंतर क्या हो गया, उन समय को जोड़ लिया इनको, और इसको इस तरह से सॉल्व किया तो आंसर निकल आएगा। आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन रहा, है 98 है। ठीक है, ये देखिए भाग विभाजन वाले, यानी यहाँ पर भाग वाला चैप्टर है ना, वहां से लिया गया इसको। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक कौमा भाज्य और शेषफल क्रमशः इतने इतने दे रखे हैं, तो भागफल क्या होगा, भागफल आपको निकालना है। विभाजन का सवाल मतलब ये भाग का सवाल है, तो यहाँ पर भाग कुछ इस तरह का होता है। तो इसमें दे रखा भाजक, भाज्य और शेषफल और भागफल, 4 चीजें होती हैं इसमें। कितनी होती हैं, 4 होती है, भाजक भी होता है, भाज्य भी होता है, भागफल ये क्या है, शेषफल भी होता है और भागफल भी होता है, ये चारों चीजें इस भाग में होती हैं।
तो जिससे भाग दिया जाता है उसे हम कहते हैं भाजक है। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाजक। जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाज्य। और जो उत्तर मिलता है उसे बोलते हैं भागफल। अब बचा कौन? शेषफल। तो जो बचता है शेष उसे बोलते हैं शेष फल। ये भाग में चार चीजें होती हैं, कुछ इस तरह से लिखी जाती हैं। और इनको किस तरह से लिखा जाता है फॉर्मूले में? तो इनको एक फॉर्मूला दे रखा है, वो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। जो भाज्य होता है वो होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आप याद कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही बार में याद हो जाएगा। इस संख्या का इससे गुणा होता है और इसको जोड़ देते हैं, इसका इससे गुणा करते हैं और इसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ये क्या है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर क्या है? भाज्य। सारी संख्या हम वहां से उठा लेंगे और इसके अंदर रख देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो भाजक है, जो कि इन्होंने बोला है क्रमशः दे रखा है। क्या दे रखा है? क्रमशः। तो सबसे पहले भाजक है, तो भाजक कितना दे रखा है? 61 है। तो भाजक की जगह पे हमारा 61 यानी 61 आ गया। भागफल कितना दे रखा है? भागफल तो भाई निकालना है। क्या करना है? भागफल को निकालना है। तो हम भागफल की जगह पे मान लेते हैं x ले लेते हैं, जिसे निकालना है। भागफल निकालना है, इसे x ले लिया। शेषफल कितना दे रखा है? शेषफल जो दे रखा है वो दे रखा है कितना? 25। आखिरी में शेषफल यहाँ पे क्या है? आखिरी में पहले भाजक दे रखा है तो भाजक ये हो गया, फिर भाज्य दे रखा है तो भाज्य हो गया, उसके बाद शेषफल है तो शेषफल यहाँ पे 25 है। यहाँ पे भाज्य कितना दे रखा है? भाज्य दे रखा है 940। ठीक है। देखें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो कोई संख्या प्लस की है, बराबर के इस तरफ आएगी तो काय की हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो ये 25 था वो इसमें से घटने वाला है। घटने के बाद हम आंसर निकालेंगे। तो जिस संख्या को निकालना होता है उसे हम कहाँ पे लिखते हैं? लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं। तो इस संख्या को हम पहले लिख ले 61x लेफ्ट साइड। राइट साइड में क्या हुआ कि ये संख्या इस तरफ गई, 940 तरफ गई तो ये माइनस की हो गई। ये 25 था ना, एक ही अंक में गड़बड़ हो जाएगा। तो 940 में से 25 घटा तो कितना बचा? 915 बचा। और ये संख्या गुणा में थी, वो संख्या कहाँ पे आ गई? भाग में आ गई। तो हमारा जो आंसर निकालना था वो आंसर आ चुका है। भाग देंगे, आंसर निकालेंगे तो भाग हम दे लेते हैं यहाँ पर आपके सामने 915 था और इसमें भाग देना था 61 का। किसका भाग देना था? 61 का भाग देना था। एक बार जाएगा तो 61 लिखा जाएगा, 0 आएगा, यहाँ पर 3 बचेगा। 6 बार ही जाएगा, कुछ गलत हो गया। 10 का 5 3, ठीक है, ये तो ठीक है। यहाँ पे 61 ही है। हाँ, ये गलत हो गया। वही तो हम कह, कुछ तो गलत हुआ है। यहाँ पर 5 था तो ये कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 5 एकम 5, 5 एके 30 है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारे सामने जो आंसर था वो आ चुका है 15। तो यहाँ पर ये इसमें 15 आंसर एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? काफी इजी क्वेश्चन है। डायरेक्ट 100 में पे आ गए। इसका 99 का घूमने फिरने गया है, जाने दो। चलो, एक क्वेश्चन मिस हो गया इसमें। 100वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाँ, देखें 99 क्वेश्चन तो इस चाय के साथ निकल गए भाई, बड़ी मुश्किल हो गए निकलने में। तो देखिए अब हमारे सामने जो है डायरेक्ट 100वां क्वेश्चन आ गया।
जैसे हमने एक चाय का एक घूंट दिया तो ये क्वेश्चन खा गए, तो ये और पी लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो क्वेश्चन है इसको हल करना है। तो इस क्वेश्चन को हल ही कर लेते हैं। 3 2 8 प्लस ए बराबर 2 4 9 3 प्लस 7 6 2 5। इसमें क्या करना है आपको, इसको पहले जोड़ लेना है। जैसे जोड़ोगे ना तो ये संख्या को उस तरफ भेज देना है, कर जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो काटो जोड़ो नियम लगाएंगे, काटो जोड़ो, क्योंकि हम इसको नीचे लिखेंगे उतने में तो जोड़ लेंगे। 5 और 3 8, कोई हासिल नहीं है। 2 और 9 11 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11 हासिल 1, 9 और 1 10, जोड़ दिया। जैसे हमने इसको जोड़ा, हमने क्या कहा था, इनको जोड़ा, काटो जोड़ो नियम लगाया और इस संख्या को इस तरफ जाके घटा दिया। तो हमारा जो निकल के आएगा वो ए का मान निकल आएगा 7 3 2 8। जैसे घटाया तो 0 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, एक हासिल लगेगा तो 4 यानी 7, एक हासिल आ गया तो 2। कौन सा आंसर मैच कर रहा है? तीसरा, सही आंसर तीसरा होगा। चलो अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेते हैं।